जी अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अज़र शहजाद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक नई सीरीज़ जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी सीरीज़ का हमारा पहला चैप्टर जो है 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है। मैंने कोशिश की है कि हर चैप्टर को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपसे डिस्कस किए जाएं। और ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर 15 एमसीक्यूज जो है ना वो इंक्लूड होंगे जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। और इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट होंगे। आपने इनको तवज्जो से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा ये है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। यानी उसने आपसे प्रेशर का एसआई यूनिट जो है उसको बेस यूनिट की टर्म में पूछा है। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। अब अगर उसने आपसे पास्कल के बारे में नहीं पूछा, आपसे उसने बेस यूनिट के फॉर्म में पूछा है, तो आपने प्रेशर का फार्मूला जहन में रखना है। प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। अब एफ मीन फोर्स, ए मीन एरिया। ऊपर आपने फोर्स का यूनिट पुट कर देना है, नीचे आपने एरिया का यूनिट पुट कर देना है। फोर्स को होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एरिया होता है उसको होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बाकी बचेगा डिवाइड में जस्ट 1 मीटर, वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर साथ वैसा आ जाएगा। तो इसका जो एस आई यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बनेगा वो इसका ए ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट होगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आपने याद रखना है कि एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहीं से आप इसकी डायमेंशन भी बना सकते हैं। बाज़ औक़ात वो प्रेशर की डायमेंशन पूछ ले, आपने यहीं से किलोग्राम को कैपिटल एम में, एम मीटर को कैपिटल एल में और सेकंड को कैपिटल टी में, और साथ जो उनकी पावर्स हैं वो लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना। सेकंड नंबर पे जो आपका एमसीक्यूज है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल। इट्स मीन दैट अब इसमें से वो कह रहा कि कौन सा लीस्ट मल्टीपल है। देखें ये प्रीफिक्सेस गिवन है कुछ, पिको, फेम्टो, नैनो, ऑटो। तो आपने इनकी वैल्यूज याद रखनी है और बताना है कि सबसे लीस्ट मल्टीपल कौन है। तो पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12, और फेम्टो की होती है 10⁻⁻15, और जो ऑटो है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻18। तो बाकी बचता है नैनो। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9। तो ये जो नैनो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ये सबसे लीस्ट मल्टीपल है। थर्ड पे जो आपका एमसीक्यूज है इसका आप देखें, सॉलिड एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ स्फीयर इज। देखें यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो सॉलिड एंगल है ना वो आपका स्टीरेडियन होता है, और ये 3 डायमेंशनल होता है, और ये स्फीयर जो है ना उसके सेंटर पे बनता है। और वो कह रहा वहां पे उसका कितना एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ स्फीयर इज। तो आपने इसका कैलकुलेट कैसे करना होता है, वो आपने एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है इसका। देखें आपने इसको याद रखना है कि एरिया ऑफ सफेयर, एरिया ऑफ सफेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सफेयर कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसको डिवाइड आपने कर देना आर स्क्वायर पे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बाकी बचेगा 4 पाई। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 पाई है। फोर्थ एमसीक्यूज है, द डायमेंशन ऑफ पावर आर। पावर की डायमेंशन उसने आपसे पूछ ली है। पावर की डायमेंशन बनाने के लिए आपको इसका बेसिक जो है ना वो आना चाहिए, इसका यूनिट आना चाहिए या इसका फार्मूला आना चाहिए, जहाँ से आप इजीली जो है ना डायमेंशन बना सकते हैं। अब पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ पावर। वर्क का यूनिट होता है जॉल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जो जॉल है मजीद वो आगे जाएगा न्यूटन मीटर में,
तो उस न्यूटन की वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा mL²T⁻³ ये इसका करेक्ट आंसर है। MCQs number 5. A measurement recorded as 8.70 multiplied 10 raised की power 4 किलोग्राम has a number of significant figure. देखें, सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है, ये जो 10 रेस की पावर हम यूज़ करते हैं, ये सम टाइम हम इसको कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, सम टाइम नहीं करते। तो ज़्यादातर आप इसको जो है ना वो कंसीडर नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8, 7 और 0, ये 3 जो है ना, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। 1 टेरा इज इक्वल टू 6 नंबर पे जो एमसीक्यूज है 1 टेरा। देखें टेरा जो है ये एक प्रीफिक्सेस है और इसकी जो वैल्यू है वो 10 रेज की पावर 12 है। 10 रेज की पावर +12 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 7 नंबर पे जो एमसीक्यूज आ रहा है वो आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0004813। इट्स मीन दैट इसके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे जितनी भी आपकी ज़ीरो आएंगी आप उन्हें कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे इंक्लूड नहीं करेंगे। देखें 4813 के बाद जो लेफ्ट साइड पे 3 ज़ीरो आ रही हैं वो आप काउंट नहीं करेंगे। तो इट्स मीन दैट इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ हो रहे हैं वो जस्ट 4 है, 4813। 8 नंबर पे जो एमसीक्यूज आ रहा है द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। सॉलिड एंगल इज, अब आपसे उसने सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट पूछ लिया। देखिए दो एंगल हैं जिन्हें आप एसआई यूनिट जिनके आपने याद रखने हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टीरियो रेडियन। एक को आप प्लेन एंगल कहते हैं, एक को आप सॉलिड एंगल कहते हैं। अब जो सॉलिड एंगल है ना उसका नाम स्टीरियो रेडियन है। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है और इसी को आप स्टीरियो रेडियन का नाम देते हैं। और जो आपके पास रेडियन होता है वो प्लेन एंगल होता है। रेडियन, ये रेडियन जो है ये प्लेन एंगल होता है और साथ में ये 2 डायमेंशनल होता है। MCQs number 9. The branch of physics which deals with the ultimate particles of which the matter is composed is. देखें, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आपने उन पार्टिकल्स को स्टडी करना है जिससे आपका मैटर जो है ना मिल के बना है। तो फिजिक्स की उस ब्रांच को आप क्या कहेंगे? प्लाज्मा फिजिक्स तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्लाज्मा जो है ये आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करता है। एटॉमिक फिजिक्स जो है ये एटम को स्टडी करता है। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस को करता है। पार्टिकल फिजिक्स, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है आपका। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आप पार्टिकल्स जो हैं उनको आप स्टडी करते हैं जिनसे आपका मैटर जो है ना वो कंपोज हो। MCQs नंबर 10. अपोजिट्रॉन। देखें अपोजिट्रॉन के बारे में आपने एक बात याद रखनी है। पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन की ही तरह है, मैग्नीट्यूड भी इसकी उतनी होती है, इसका जो है अपना चार्ज वो भी सेम ही होता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम होगी, लेकिन चार्ज का जो साइन है ना वो अपोजिट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और उसका जो दूसरा पार्टिकल एंटी होगा उस पे पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी तो उस चीज़ को आप पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो अपोजिट्रॉन जो है एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका करेक्ट आंसर नंबर सी है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। करेक्ट आंसर जो है इसका वो सी है, एंड एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। MCQs नंबर जो 11 है वो है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं। लाइट ईयर यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक लाइट को आप अकेला छोड़ देंगे, आप चलते रहे, 1 साल पूरा लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे आप लाइट ईयर का नाम देते हैं। और ये ऑलमोस्ट 9.5 10 रेज की पावर 15 मीटर इसकी इक्वल है। ये आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? एस इज इक्वल टू वी टी वाली इक्वेशन यूज करके। वी फॉर स्पीड ऑफ लाइट 3 ज़रब 10 रेज की पावर 8, और जो टाइम है टाइम वहाँ पे आप 1 साल के अंदर सेकंड्स निकाल के वहाँ पुट करेंगे। तो वो उसको कैलकुलेशन करने के बाद ये जो आंसर आएगा 9.5 10 रेज की पावर 15 मीटर।
MCQs नंबर 12, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। लेकिन ये डिस्टेंस कौन कवर करता है? ये लाइट कवर करती है। कितने अरसे में? एक साल में। एक साल लाइट जो है वो ट्रेवल करती रहे, वो टोटल जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो उसे आप लाइट ईयर का नाम देते हैं। MCQs नंबर 13, the units of some physical quantities are given below. Which of these is a base unit? देखें उसने आपको 4 यूनिट दिए हैं, जॉल, न्यूटन, मोल और सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि कौन सा यूनिट जो है वो आपका बेस यूनिट है। देखें यहाँ पे जॉल, जॉल वर्क का यूनिट है। वर्क इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। न्यूटन फोर्स का है, F इज इक्वल टू ma से ड्राइव हुआ है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, ये एक बेस यूनिट है। सेंटीग्रेड अगर यहाँ पे केल्विन होता तो मे बी वो आपका जो टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट होता और वो भी एक बेस क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो भी एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन उसका यूनिट SI केल्विन है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो मोल आ रहा है। MCQs नंबर 14, विच इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। कौन सा ड्राइव्ड यूनिट नहीं है? इसका मतलब है बाकी सारे ड्राइव्ड यूनिट होंगे तो कौन सा नहीं है? न्यूटन ड्राइव्ड यूनिट है, जॉल ड्राइव्ड यूनिट है, कूलम ड्राइव्ड यूनिट है, अम्पेयर, अम्पेयर जो है ये एक बेस यूनिट है। क्योंकि 7 जो है ना वो बेस क्वांटिटीज हैं, जिनमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। उनमें से आपका जो करंट है वो भी बेस क्वांटिटी है, जिसका ऐसा यूनिट एम्पेयर है। MCQs नंबर 15, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। देखें ऊपर मैंने आपको बता दिया 2 किस्म के एंगल हैं, एक होता है सॉलिड एंगल, एक है प्लेन एंगल। जो सॉलिड एंगल है उसे आप स्टीव रेडियन का नाम देते हैं, और जो प्लेन एंगल है उसे आप रेडियन का नाम देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, रेडियन और स्टीव रेडियन के रिलेटेड, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक और बात भी इनके बारे याद रखिए, जो रेडियन है ना ये 2 डायमेंशनल एंगल है, और जो आपके पास स्टीरियो रेडियन है वो 3 डायमेंशनल एंगल है। तो ये 2 डायमेंशनल और दूसरा जो है वो 3 डायमेंशनल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 MCQs जो है ना हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।